हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे जो मौलिक अधिकार है। उसमें हम लोग आज स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है और संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो समानता का अधिकार है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पूरा हो चुका है और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19 है उसमें देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जो आर्टिकल 19 है इसको हम संविधान की रीढ़ कहते हैं, मतलब संविधान की रीढ़ कहा जाता है। आर्टिकल 19 को क्या कहा जाता है? संविधान की रीढ़। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। और संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है? आर्टिकल 19 को, अनुच्छेद 19 को। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसको देखते हैं। आर्टिकल 19 में जो 19(1) में दी गई है, पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता और अपने बात को प्रकट करने की स्वतंत्रता। आपको किसी के सामने बोल सकते हैं, बात को प्रकट कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपको किस में दी गई है? आर्टिकल 19(a) में। ठीक है, और आर्टिकल 19 जो 2 है, बी है, आर्टिकल 19(2) अब बोल रहे हैं, उसके बाद कोई नहीं मान रहा है तो क्या करेंगे? सभा करेंगे, मतलब धरना देंगे। तो सभा करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? आर्टिकल 19(2) में। 19(2) में क्या दी है? सभा करने की स्वतंत्रता या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब देखिए आर्टिकल 19(3) में क्या दिया गया है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन मतलब नहीं होता है, ग्रुप बना सकते हैं आप। आपकी बात कोई नहीं मान रहा है तो ग्रुप बना के आप धरना दीजिए, जो भी दीजिए करके आप बना सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 19(4) में दिया गया है संचरण के अभिव्यक्ता। यदि उससे भी कोई नहीं मान रहा है तो यहाँ से लेके उठिए, अपना मुद्दा उठाइए, यहाँ से लेके दिल्ली तक जाइए, पैदल ही चलिए। मतलब संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो 19(4) में क्या किया गया है? संचरण की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब घूमने की, मतलब घूमने नहीं जाने की, मतलब कहीं इधर उधर बसने की, घूमने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता। 19(5) है उसमें क्या दिया गया है? जब घूमेंगे तो उसके बाद वहीं पर जाके ठहरेंगे तो निवास करने की स्वतंत्रता किसमें है? 19(e) में, मतलब 19(5) में जो है निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(6) जो 19(f) है उसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसे उसमें रखा गया था। संपत्ति का जो अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संपत्ति के जो अधिकार है उससे छीन लिया गया, मतलब उस अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है आपके पास कि संपत्ति आप उसके अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के जो अधिकार है उसको सरकार ने कानूनी अधिकार बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं। जी में है, 19(g) में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब कहीं बस गए तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19(g) में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 में है कि अपराध के दोष सिद्ध में संरक्षण पाने का अधिकार। यदि अपराध आप किए हैं, यदि अपराध कोई हुआ है तो उसमें दोष सिद्धि में संरक्षण पाने का अधिकार है आपको। देखिए किस तरह, 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए पहला जो है अपराध के समय का कानून। इसमें जैसे बताया गया है कि पहला जो क्या होगा, अपराध के समय का कानून लगेगा। नहीं कि अपराध 2018 में किए और 2025 में कानून बन गया, कोई अपराध कर दिए कि आप
चोरी करने का अपराध, कहीं चोरी कर दिए, डकैती डाल दी, उसका कानून था कि आप 1 साल जेल में रहेंगे। और 2025 में कानून संशोधन हो के जेल की सज़ा हो गई 15 साल। तो आपको 15 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, आपको 1 साल की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि 2018 में आपने चोरी की थी। तो जिस समय आपने चोरी की थी उस समय का आपका अपराध मान्य हुआ, उसी समय का कानून लगेगा। अब देखिए, एक अपराध की एक ही सज़ा। अब देखिए, आपने एक अपराध किया, किसी का मर्डर किया, एक बार किसी का मर्डर कर दिया, 2018 में आपने किया है मर्डर। उसके बाद यदि सज़ा 5 साल पूरे करके आ गए 18/5/23 में, तो सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने 18 में मर्डर किया था फिर से दोबारा लाके आपको नहीं होता है जेल में डाल दे। एक बार अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, एक बार सज़ा मिल गई तो दोबारा नहीं मिल सकता है। ठीक है, यही क्या आ गया है, आर्टिकल 20(2) है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा। और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं मजबूर किया जाएगा आपको, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जिससे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि आप नहीं कहेंगे कि कोई काम आप यदि मर्डर किया जाए, कुछ भी है, कुछ भी किए हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि प्रेशर देके कि आप यही किए हैं, मतलब आप ही किए हैं, आपको प्रेशर देके ये नहीं कहा जाएगा। ये आर्टिकल 20(3) में है, ये सब इसमें बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 21 में क्या कहता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 21 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें देखिए, इसमें जीवन क्या क्या है, इसमें जीवन जीने का अधिकार है, और यदि आप शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अपने मनपसंद की शादी करने का अधिकार है आपको। इतना मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। अब पूरे अधिकार की चर्चा हम लोग एक और वीडियो में करेंगे, बहुत अच्छा अधिकार है। और इसमें देखिए, आप आत्महत्या करने का अधिकार आपको नहीं है। आप खुद के शरीर के आपकी है, लेकिन आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। यदि आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, चाहे कुछ भी खा रहे हैं, यदि बच गए तो पुलिस को पता चला तो वो जेल में ला के डाल सकती है। उसको अधिकार है, धारा 309 के तहत वो आपको इस संबंध में जेल में डाल सकती है कि आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया अपने आप को। तो आत्महत्या करने का भी अधिकार इसमें नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 जो है, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 46वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। इसमें अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी हो रही है तो निरोध से संरक्षण कैसे पाया जा सकता है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है इसमें। अब देखिए आगे देखिए क्या क्या दिया गया। स्वतंत्रता कौन सी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। इसमें पहला जो क्या कहा गया है, आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है। मतलब मानव को दुर्व्यापार कर रहा है। व्यापार मतलब मानव तस्करी एक तरह से होता है, मानव तस्करी हो रही है। और बेगार मतलब होता है वर्क विदाउट पे, मतलब बिना पैसे के किसी से काम करवा रहे हैं। और बलात्श्रम, किसी को मन नहीं है काम करने के लिए, ज़बरदस्ती उसको काम करवा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल 23 के अनुसार इस पर जुर्माना लगा सकता है। जो है वो आर्टिकल 23 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यही है, मानव का दुर्व्यापार और बेगार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है, मतलब रोक है। ये प्राइवेट और मतलब जो राज्य हैं, सरकारी और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के लिए लागू होता है। देखिए आर्टिकल 24 में क्या बात किया गया है। आर्टिकल 24 कहता है, अनुच्छेद 24, कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का अधिकार है। जो उनका अधिकार है, जो कारखाने आदि में जो बच्चे हैं उनका नियोजन का अधिकार पर प्रतिषेध करता है, मना करता है इसको। जो कारखाने जैसे खदान है, भट्ठा हुआ, और ताला उद्योग, जो अलीगढ़ ताला उद्योग में बड़ा बड़ा कारखाना बना है, उसमें बच्चे जो काम करते हैं उनको प्रतिषेध है। फिरोजाबाद की कांची चूड़ी, जो बड़ी बड़ी चूड़ी कंपनी है, उसमें यदि बच्चे काम करते हैं तो उसको प्रतिषेध है। 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए एक प्रतिषेध है, आर्टिकल 24। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। अब चलिए इसमें हम लोग अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 में बात किया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आपको किसी भी धर्म को मान सकते हैं, माने ना माने आपके अंदर आप पर निर्भर करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता आपको दी गई है। और अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य हैं इनको प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी भी धर्म या अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स देने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म या अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स न देने की स्वतंत्रता है आपको, मतलब कर या टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी धर्म या अभिवृद्धि के लिए कर या टैक्स न देने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया, देखिए कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। जो कुछ शिक्षण संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए ये है, वो आर्टिकल 29 और 30। ये किसके लिए है? केवल अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक। देखिए आर्टिकल 29 में बात किया गया है अल्पसंख्यक जो होते हैं मुस्लिम, फारसी, जैन जो भी होते हैं अल्पसंख्यक, उनके लिए जो विशेष अधिकार दिया गया है, अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। वो अपनी विशेष भाषा और संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का उनका पूरा अधिकार है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में बात किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थानों की संस्थापना और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो अपना प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बढ़ाने के लिए उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में उसकी बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप यदि इसका पालन नहीं होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत सीधे जा सकते हैं। रीट के प्रकार देखिए कितने प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है पहला, परमादेश होता है, अधिकार पिच्छा होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है। ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है सशरीर प्रस्तुत करना। यदि किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उसको सशरीर प्रस्तुत करना न्यायालय के समक्ष, ठीक। अब परमादेश जो होता है, हम आदेश देते हैं, अधिकारियों के लिए जारी होता है। परमादेश जो होता है अधिकारियों के लिए जारी होता है। अधिकार पिच्छा किस अधिकार से, कोई जैसे छोटा अधिकारी है अपने कार्य से ऊपर काम कर रहा है तो उसके लिए जारी होता है अधिकार पिच्छा। जिसका कोई अधिकार नहीं होता है तो उसके लिए जारी होता है अधिकार पिच्छा। और प्रतिषेध, ये जो तीनों ऊपर का है वो अधिकारियों के लिए लागू होता है, अधिकारियों के लिए लागू होता है। और 2 जो है न्यायालय के लिए है। अब देखिए जैसे कि इसमें देखिए अधिकार परीक्षा में यदि कोई आपसे ट्रेन में जा रहे हैं, टीटी नहीं है, टीटी के स्थान पर कोई मतलब आरपीएफ वाला नहीं होता है, जो होते हैं पुलिस, आरपीएफ पुलिस टिकट चेक करने रही है, आपसे फाइन मार रही है, फाइन देने के लिए कह रही है, तो आप उस समय पूछ सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं। और उसका यदि उससे पूछे कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मतलब जो आप मतलब वो काम कर रहा है, एक तरह से ये टीटी का अधिकार होता है कि टिकट चेक करना। यदि पुलिस कांस्टेबल चेक कर रहा है तो उसके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। तो इसी के कारण अधिकार पिच्छा में यही बात की गई है कि कोई भी छोटा अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर काम करे तो अधिकार पिच्छा लागू हो सकता है उसके ऊपर। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रतिषेध। प्रोविजन करते हैं इसको, और ऊपरी न्यायालय नीचे न्यायालय को लागू करता है। ऊपरी न्यायालय जो होता है नीचे न्यायालय को, ऊपरी न्यायालय नीचे न्यायालय को लगाता है, प्रतिषेध लगा देता है। और देखिए उत्प्रेषण मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। जो निचली न्यायालय के फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाती है कि यदि निचली न्यायालय कोई फैसला दे देता है तो वह ऊपरी न्यायालय बदल सकती है। उत्प्रेषण का तात्पर्य होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। तो आज के लिए इतना ही। पूरा हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार पढ़ लिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा मौलिक अधिकार से। इसकी PDF यदि चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, उसी में मैसेज करिए टेलीग्राम में, अभी PDF भेज देंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।